तो बच्चों हम फिर आ गए हैं एक वीडियो अगला लेकर, पार्ट 5 तीन वर्ग। ये हमारा चैप्टर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में नहीं लिखा था, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टूड तो है ही कि हम तीन वर्ग पढ़ रहे हैं, तो उसी का वीडियो होगा। पार्ट 5 में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है तीन वर्ग का तीसरा वर्ग कौन सा था उसके बारे में। अब जैसे हम तीसरे वर्ग की बात करते हैं तो इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा है उससे एक आइडिया मिल जाता है, एक फ्रेम तैयार हो जाता है हमारे दिमाग में कि जो कृषक आने वाला है, जो अगला वर्ग आने वाला है, उसकी दशा क्या होगी, उसकी और उसके परिवार की स्थिति, समाज में क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, खान पान का और रहन सहन का स्तर क्या होगा। एक आइडिया लग चुका है, इतना समझ में आ गया है, मन में एक इमेज बन गई कि किसान होगा, फटे हाल होगा, कपड़े फटे होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, आर्थिक रूप से परेशान होगा, देने के लिए कर नहीं होगा, ठीक है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा होगा, महिलाओं के लिए आभूषण गहने जो भी चीजें होंगी, ज्वेलरी वगैरह खरीद नहीं पा रहा होगा, बस सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक आइडिया लग गया हमको कि स्थिति क्या होगी उसकी, क्योंकि जो रवैया है लॉर्ड्स का, जमीन के मालिकों का, जो रवैया है पादरी का, बिशप का और पोप का, इससे एक चीज पता चल जाती है कि शोषण हो रहा होगा कृषक का। सिंपल सी बात है, और हो भी रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने तीसरे और भोले भाले सीधे साधे वर्ग के बारे में पढ़ना, जिसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ तब भी और आज भी हो रहा है। तीसरा वर्ग यानी थर्ड स्टेज या थर्ड क्लास, क्लास तो नहीं कहेंगे, थर्ड क्लास का मतलब एक थोड़ा डाउन ट्रेडेड वर्ड हो गया, तो डाउन ट्रेडेड वर्ड को यूज नहीं करेंगे। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टिव वर्क होता है, वो जॉब होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि ये जो होता है वो भरण पोषण करने वाला होता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आने इससे पहले वाले दो वर्गों का भरण पोषण जो करता था वो यही था। तो तीसरा वर्ग है, जाहिर सी बात है, कहीं पर भी हो, आज के समय में हो या तब के समय में हो, भारत में हो या ब्रिटेन में हो, अमीरों की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, सब गिने चुने होते हैं, उंगलियों पे होते हैं या नंबर्स में होते हैं। लेकिन ये जो शोषित वर्ग होता है, जिसका शोषण हुआ होता है, परेशान होता है, बेसहारा मजबूर होता है, इनकी संख्या अधिक होती है। तो हम लोग तीसरे वर्ग में एक विशाल समूह की चर्चा करेंगे, एक विशाल जनसमूह की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग विशाल जनसमूह के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले वाले दो वर्ग पहले दो वर्ग कौन से हैं बताइएगा, आप लोग मन में लीजिएगा आंसर। पहला है पादरी या धर्माधिकारी, दूसरा है लॉर्ड या अभिजात। जो पहले वाले दो वर्गों का भरण पोषण करता है, इनका भरण पोषण करता है, कैसे करता है ये मैं बता दूं। भरण पोषण कैसे होता है भाई, कृषि कार्य कुल ये कर रहा है, अनाज का उत्पादन ये कर रहा है, लोग खा रहे हैं अनाज, तो भरण पोषण किसने किया? किसान ने किया। आज अगर हम कहें कि हमारा भरण पोषण कौन कर रहा है, तो हमारे मदर फादर तो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर फील्ड में जो लगा हुआ है, जो अनाज का उत्पादन कर रहा है, वो हमारा भरण पोषण कर रहा है, हम उस पर निर्भर है। इसीलिए तो कहा गया है मानव जो है वो परपोषी है, पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। ठीक, हम लोग परपोषी हैं, दूसरे पर डिपेंड है, और खाने के मामले में भी पेड़ पौधे पे डिपेंड है, उनसे अनाज उगता है, दूसरी बात उनको उगाकर देने वाला भी दूसरा ही है। तो परपोषी फाइनली हम लोग टोटल ओवरऑल परपोषी ही है। ठीक, ये जो होते थे ये दो तरह के होते थे, जो कृषक होते थे ये दो तरह के होते थे। इनको कहीं कहीं काश्तकार शब्द से भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कभी कभी बताने का प्रयास किया जाएगा। काश्तकार शब्द तो समझिएगा कि काश्तकार का मतलब सिर्फ वही है जो कृषक है, ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पहला होता था स्वतंत्र किसान, स्वतंत्र किसान, ठीक, ये फ्री होते थे, इनके ऊपर फाउंडेशन जो होती थी वो कम होती, ऐसा नहीं कि नहीं थी लेकिन कम होती थी। और जो दूसरा वर्ग होता था कृषक का वो होता था सर्फ, ठीक। हिंदी में इसका मतलब हुआ कृषि दास, ठीक, यानी कृषि कार्यों के लिए
दास के रूप में जिसे खरीद कर रखा गया हो उसकी बात हो रही है। सर्फ का मतलब होता है कृषि दास, एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क करने के लिए स्लेव, जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा जो थी, उसके अंतर्गत खरीद के लाया गया व्यक्ति कृषि दास कहलाता था। ठीक, ये जो सर्व बना है वो जो एक वर्ब होता है इंग्लिश में टू सर्व, ठीक, तो टू सर्व से बना है, मतलब सर्व करने के लिए जिसको रखा गया हो, यानी तैयार करके परोसने के लिए जिसको रखा गया। ठीक है, चलिए आइए कि काम पर आते हैं कि वो कार्य क्या करना होता था। तो सबसे पहले हम लोग जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनके कार्यों को समझेंगे, जो स्लेवरी सिस्टम से फ्री होते थे, जो दास प्रथा से मुक्त होते थे, उनकी व्यवस्था को समझेंगे। तो इनका काम होता था लाड के लिए कार्य। भाई इनको भूमि मिल गई, भूमि पर कृषि करना है, लेकिन और उस भूमि का टैक्स भी देना है। टैक्स देने के बावजूद आप मेरी खेती पर काम करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप और मेरी मदद कीजिए। ठीक है, इलीगल तौर पे। तो वो जो कार्य होते थे वो कौन से होते थे, उनको हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो उनको काम करना होता था पहले तो सप्ताह में, सप्ताह कितने दिन का होता है, 40 दिन का। ठीक है, ठीक, तो इन सप्ताह के 7 दिनों में से 2 से 3 दिन, अधिकांशतः 3 दिन लाड के खेतों पर कार्य करना होता था, पड़ता था, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आप कोई पैसा नहीं पाएंगे उसका। वेस्टी जिसको कहते हैं संस्कृत में, बेगार उर्दू में कहते हैं उसको। ठीक, तो आपको बेगार करना होता था जिसका आपको कोई मूल्य नहीं मिलने वाला है। सप्ताह के 3 दिन, 7 में से 3 दिन, बच्चे 4 दिन। इन 4 दिनों में आप अपनी खेती का काम कीजिए। बहुत सारे कार्य होते हैं आपके। फिर इनके लिए गड्ढे खोदना, कभी कभी आवश्यकता पड़ती थी गड्ढे खोदने के लिए। बहुत सारे कार्यों में गड्ढे खोदने का काम, अक्सर मदिरा संपीड़क को स्थापित करने के लिए गड्ढों की आवश्यकता पड़ती थी। तो गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, लकड़ी की व्यवस्था करना, ये 2 काम हो गए। उसके बाद में बाड़ बनाना, खेतों पर जानवरों का अत्याचार बढ़ रहा है तो बाड़ा लगाना है, तो वो काम इनको करना होता था। फिर उसके साथ ही साथ सड़कें व इमारतें, जैसे सड़कें हैं और इमारतें हैं, इनकी मरम्मत का कार्य, मरम्मत का कार्य। जो 3 दिन यहाँ से इन्होंने लिए, उसमें इनसे ये सारे कार्य लाड करवाते थे। ये फ्री है, स्वतंत्र है, तब इनको इतना कार्य करना है। सोच लीजिए कि जो व्यक्ति दास होगा इनका, उससे क्या बर्ताव होता होगा इनका। ठीक, तो इसके साथ साथ इनको अपनी महिलाओं को, मैंने पहले बताया महिलाओं तथा बच्चों को भेजना पड़ता था। कहाँ? जो लाड होते थे उनकी मदिरा संपीड़क और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री या कारखाने में, जो उनका कारखाना होता था कपड़े आदि बनाने का, रेशम काटने का, उसमें महिलाएं काम करती थी। और बच्चे जो होते थे इनके, वो मदिरा संपीड़क में अंगूर से रस निकालना, कंटेनर में डालना, वो सारा जो भी काम होता था, आवासन आसमान का काम जो होते थे, आसमान विधि से निकाला जाता है, तो आसमान विधि का जो कार्यक्रम होता था वो ये लोग चलाते थे। यानी आप खेतों पे काम कीजिए, ये सारे काम कीजिए, और घर की महिलाएं ये सारे काम करेंगे। वो उस व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशन से जो फ्री है। अब आते हैं हम लोग कृषि दास पर, कि कृषि दास के साथ क्या होता था। जागीर पर कार्य करना होता था, कार्य करना पड़ता था, जिसके बदले में मजदूरी कुछ नहीं, मजदूरी नथिंग। बात
बात हो रही है कृषिदास जो होते थे, जिनको दास के रूप में कृषि कार्यों के लिए लाया गया होता था, उनकी बात हो रही है। जागीरों पर इनको कार्य करना होता था और उसके बदले में इनको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं मिलती। ठीक, अब इनके पास जो बंधन थे, बंधन कैसे कैसे थे, एकदम मजाक वाले बंधन है, मजे वाले बंधन है। सोचिएगा, इनको अगर आटा पिसवाना है, किसको, कृषिदासों को, तो आटा केवल अपने लाड की चक्की में पिसवा सकते हैं, चक्की से पिसवा सकते थे। आप किसी दूसरे की चक्की में आटा पिसवाने नहीं जाएंगे। अगर आटा पिसवाना है तो जिस लाड के अधीन आप हैं उसी की चक्की में आटा पिसवाएंगे। फिर उसके बाद रोटी बनाने का जो काम है, रोटियां अगर खानी है आपको, तो लाड के यहाँ जो तंदूर होता था, जिसमें लाड के घर का भोजन बनता था, भोजन बनने के बाद बची हुई आग से ही आप रोटियां बनाएंगे। अपना खुद का तंदूर आप नहीं बना सकते। लाड की तंदूर में रोटी बनाना, देखिए कैसे मजाक वाले प्रतिबंध लगाए गए। ठीक, घर की महिलाएं जो होती थी, महिलाएं रेशम, सूती वस्त्र, जो भी काम होता था, धागे का काम करती थी और साथ में मदिरा संपीडक में कार्य करती थी। ठीक, मदिरा संपीडक में कार्य करती थी, ये कार्य इनका होता था। इसके बाद एक और प्रतिबंध था इनके ऊपर, बड़ा अजीब सा था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लाड जो होता था वह निर्धारित करता था कि जो उसके यहाँ कृषिदास है वो किससे विवाह करेगा। यानी कि अगर आपको विवाह करना है और आप कृषिदास हैं तो विवाह किससे करेंगे, इस बात का निर्धारण आप जिस लाड के अधीन हैं वो करेगा। दूसरी बात, एक ऑप्शन था कि अगर आप मान लीजिए बाई चांस कहीं आपको कोई पसंद आ गया है, आपको वहां विवाह करना है, तो ऐसी स्थिति में आप विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन उस विवाह में आशीर्वाद लेना जरूरी है लाड का। तो उस आशीर्वाद के लिए आपको कुछ सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। वेरी बैड, कितनी मुश्किल बात थी। सुविधा शुल्क दीजिए तो आप अपने मनपसंद का विवाह कर लीजिए। यानी अगर आपको विवाह करना है अपनी पसंद का, तो पहले विवाह में लगाने वाला खर्चा उसकी व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद में सुविधा शुल्क देने की व्यवस्था कर लीजिए, तब विवाह कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद लेना जरूरी है। लाड से अगर आपने आशीर्वाद नहीं लिया अपने, तो आपका विवाह माना ही नहीं जाएगा। ठीक, ये स्थिति होती थी। फिर इसके बाद ये तीसरा वर्ग था, इस तरह से शोषित था। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है कि इंग्लैंड की जो बसावट हुई, इंग्लैंड कैसे बना और इंग्लैंड पर कैसे विलियम प्रथम जो ड्यूक था नॉर्मैंडी का, उसका अधिकार कैसे हो गया। तो इस पर हम लोग आ रहे हैं और ये हमारा जो टॉपिक है यही इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, जो है वहाँ को सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो हमारा अगला वीडियो बनेगा। तो आइए इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, कम समय में आप लोगों को जो भी चीजें हैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड, सीधे सीधे टॉपिक आ जाता है इंग्लैंड, और इसके अंतर्गत हमें ये समझना है कि इंग्लैंड कैसे बना, इंग्लैंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इंग्लैंड की सामंती व्यवस्था कैसे है। तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ। अभी इससे पहले लॉर्ड रह रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही, लेकिन सामंती व्यवस्था जो है, फ्यूडलिज्म की जो सर्विसाई व्यवस्था आई, वो इंग्लैंड में सामंतवाद की व्यवस्था या प्रथा 11वीं सदी से आरंभ हुई। ठीक, 11वीं शताब्दी से इंग्लैंड में सामंतवाद की प्रथा आरंभ हुई। 6ठी शताब्दी में, यानी कि इससे पहले की बात है, 6ठी शताब्दी में
यूरोप के दो लोग, एक महिला थी जिनका नाम था एंजिल और एक पुरुष थे जिनका नाम था सैक्सन। मध्य यूरोप के एंजिल और सैक्सन, ये दो लोग आकर बसे। उस समय इंग्लैंड नहीं हुआ करता था, एक लैंड थी, एक प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वहां आकर बसे। शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, बुद्धि विवेक से संपन्न थे, तो इन्होंने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। और कब्जे करने के बाद ये जो है ये इनकी प्रेयसी थी, तो प्रेयसी को वैसे भी वैल्यू बहुत दी जाती है यूरोपियन कल्चर में, तो इन्हीं के नाम पर जिस भूमि को अपने अधिकार में किया था उसका नाम रख दिया एंजल लैंड। ठीक, अभी भी देखिए बहुत सारे एंजल्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे एंजल्स मिल जाते हैं, तो वैसे ही एंजल्स वाली बात थी, तो इसका नाम रख दिया एंजल्स लैंड। और एंजल्स लैंड जो है उसी का नाम बाद में परिवर्तित होकर इंग्लैंड हो, बाद में इंग्लैंड कहलाया। ठीक, इतना समझ में आया इंग्लैंड बनने की स्थिति क्या है, कैसे बना। ठीक, अब जब यहाँ सामंतवाद का विकास हो गया है 11वीं सदी में, इसी दौरान 11वीं सदी के दौरान नॉर्मैंडी, जो मैंने पहले पढ़ा है, नॉर्मैंडी के ड्यूक का नाम था विलियम फर्स्ट। विलियम प्रथम ने, जो नॉर्मैंडी का ड्यूक था, उसने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल, जो इसकी सीमा है, जो बॉर्डर लैंड है, बॉर्डर एरिया है सी का, समुद्र का, उसने इंग्लिश चैनल को पार किया और इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया। ठीक, यानी इससे पहले जो एंजल लैंड वाले थे, एंजल और सैक्सन, इनकी कहानी खत्म। 11वीं शताब्दी में क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम प्रथम का अधिकार हो जाता है। विलियम प्रथम ने अधिकार करने के बाद जितनी भी भूमि थी उसकी नपाई करवाई, उसकी पैमाइश करवाई, उसकी नाप करवाई, और नाप करवाने के बाद अपने साथ सेना में लगभग 180 यानी 180 नॉर्मन्स जो थे, 180 नॉर्मन अभिजातों को लेके आया था। जब वो नॉर्मैंडी से चला तो एक तरह से विस्थापित जीवन की तरह चला, कुछ था नहीं, तो अपने साथ सेना थी और उसके साथ कुछ अभिजात वर्ग के लोग थे। अभिजात का आप काम जानते ही हैं, कृषि भूमि पर कब्जा करना, लोगों से कृषि कराना, ये काम था। तो लगभग 180 की संख्या में लोग थे, तो इसने पूरी जमीन की नपाई करवाई, और नपाई करवाने के बाद 180 को, यानी 180 लोगों को बांट दिया। अब बांटने के बाद क्या हो गया, जमीन से इसकी समस्या खत्म। अब विलियम को ये लोग व्यवस्था देखकर कर देना शुरू कर देंगे, यानी आर्थिक स्थिति बनने लगी, यानी आर्थिक संरचना विलियम ने तत्काल तैयार कर दी और इसका स्रोत बन गया, आर्थिक स्रोत तैयार हो गया इन लोगों के होने की वजह से। ठीक, तो इस तरह से ये इंग्लैंड जो है वो नॉर्मन के सामंती व्यवस्था के अधीन आया 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि तीसरा वर्ग जो था उसका शोषण कैसे हुआ, उसके अधिकारों का हनन कैसे हुआ, कैसे उसको विभिन्न मौकों पर लोगों के द्वारा छला गया, और फिर कैसे एक इंग्लैंड जो आज इतना बड़ा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर चुका है और आज से लगभग 100 साल पहले एक बड़ी हस्ती के तौर पे विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया और उनकी आर्थिक समृद्धि को नष्ट किया, उनकी व्यक्तिगत निर्भरता को समाप्त करके उनको अपने अधीन बनाया, अपनी आर्थिक व्यवस्था को उच्चीकृत किया, आगे बढ़ाया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिसके बारे में हम पढ़े हैं, तो उसको हमने देखा कि शुरुआत उसकी 6वीं शताब्दी से हुई, 11वीं शताब्दी में वो भी किसी के कब्जे में आया, गुलाम हुआ, और फिर नॉर्मन्स ने उस पर कब्जा करके एक सामंती व्यवस्था की संरचना वहां पर तैयार की।
अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो अगला टॉपिक होगा सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। हमने तीनों वर्गों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक संबंध जो सोशल इंटरकनेक्शन है और इकोनॉमिकल इंटरकनेक्शन है, इसको कैसे प्रभावित किया कि जो है किन तत्वों ने प्रभावित किया, कैसे आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, कैसे कहां पर आपसी सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और इसको प्रभावित करने वाले कारक चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पर्यावरण का परिवर्तन रहा हो, चाहे कृषि में तकनीकी का विकास रहा हो, चाहे नगरों का उद्भव रहा हो, नगरों का विकास रहा हो, या फिर समुद्रिक मार्गों की खोज, ये सारे जो भी कारक हैं, ये सारे जो तत्व हैं, इन सबको हम आने वाले अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो इस तरह से हमारा 5वां पार्ट इसका कंप्लीट हो रहा है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।